चलिए, आज मेरा दिल हुआ है कि मैं आप लोगों के साथ में हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पर बात करूं। मेरा दिल हुआ है आजकल ये समस्या आज की नहीं है, कई सालों से लोग सुख-बुघार शुरू हो रही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है। हमारे इतिहास बाहर वाले लिखते हैं। मैं भी बोल चुका हूँ, बड़े-बड़े जो बोलने वाले हैं, जो फिलॉसफर जो है, जो बोलते हैं इस बात के ऊपर, उन्होंने भी ये बात क्लियरली कही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश ने बनाया था। वही एजुकेशन सिस्टम को हम इतने सालों से कैरी कर रहे हैं। उसमें जो इतिहास होता है, उस इतिहास की वो हमारा इतिहास नहीं है, बाहर वालों ने लिखा हुआ है। ये सब मैं सुनता रहता हूँ। ये एक सरकार अभी आई है जहाँ पर बदलाव के चांसेस हैं। मैं पिछली बार भी कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आप बना दो एजुकेशन मिनिस्टर, तो मैं पूरे का पूरा शिक्षा का सिस्टम रिवैम्प कर दूँ, चेंज कर दूँ। टुकड़ों-टुकड़ों में मैंने कभी-कभी बोला है अपनी तरफ से कि बच्चे को आप लोग ऐसे बिस्तर लेके भेजते हो जैसे कि वो पहाड़ पे चढ़ रहा हो। कमर के 12 बजेंगे उसके। उसके बाद में वो धीरे-धीरे मैंने कहा कि आप किलो के हिसाब से बच्चों को लाते हो स्कूल में, आप जाके धीरे-धीरे 10 साल के मेरे बोलने के बाद में अभी बात आई है कि अभी हम वही सब्जेक्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री धीरे-धीरे रियलाइज़ कर रहा है कि यार अगर आज भूगोल का लेक्चर नहीं है तो भूगोल की किताब नहीं आनी चाहिए ना। अगर इतिहास का लेक्चर नहीं है तो इतिहास की किताब नहीं आनी चाहिए। आज सब क्लासेस के लिखे होते हैं कि आज कौन-कौन सी क्लास है। आप वो फॉलो करोगे जो अभी कह रहे हैं कि वही सब्जेक्ट की किताबें लेकर आएंगे बच्चे जिसकी उसकी ज़रूरत है। मैं एक कदम आगे बढ़कर एक बार मजाक में बोल गया था बच्चों को कि अगर आपको ऐसा सिस्टम मिले कि आप जो हैं वो स्कूल में पढ़ें, किताबें आपके स्कूल में पड़ी रहें, आप घर जाएं, कोई होमवर्क नहीं हो, आप घर में खेलें या आप पढ़ें। मेरे सामने पूरे स्कूल के बच्चे ऊपर खड़े हो गए थे, सर हमको पसंद है ये। करिए साहब, एजुकेशन सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, सिर्फ चश्मे चढ़ाना नहीं है, मग करना नहीं है, रटना-पिटना नहीं है। रट-पिट के आदमी आगे बढ़ता है, पीछे को भूल जाता है। स्किल डेवलप कीजिए आपको, स्किल डेवलपमेंट। तो आज मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से भी और अपनी तरफ से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में खोट क्या है? क्या खोट है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? क्या किया जाना चाहिए? हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदलाव लाना चाहिए? कैसे बदलाव लाना चाहिए हम लोगों को? ये आप लोगों को मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप क्या करोगे कि आपका एजुकेशन सिस्टम जो है बच्चों के फेवर में हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम में क्या-क्या गलतियाँ हैं, उस पे मेरे से ज़्यादा विद्वान लोग बोल चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ऊपर से आती है, साहब हमारा पूरा इतिहास बाहर वालों ने लिखा हुआ है। हमारे यहाँ पर चैप्टर्स जो होते हैं मुगलों के ज़्यादा होते हैं, झांसी की रानी और महाराणा प्रताप के चैप्टर छोटे होते हैं। उनकी पूरी के पूरे ख़ानदान हम जानते हैं, इनके बारे में अगर एक चैप्टर होता है तो इनके यहाँ पर 6 चैप्टर होता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक तो कई लोग बोल चुके हैं। ये सिस्टम 60-70 सालों से चला आ रहा है, कांग्रेस सरकार ने माफ़ करना कुछ नहीं किया इसके ऊपर। उन्होंने वही विरासत को आगे बढ़ाया है जो माउंटबेटन ने उनके हाथ में दे दिया था। वही एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने आगे बढ़ाया है जो लॉर्ड मैकॉले ने 1836 से 35 में डाला था अंग्रेजी को 6ठी क्लास में, और वहीं से लेकर आज तक हम लोग कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते आ रहे हैं, जो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए गलत है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि अंग्रेजी हटाओ, बट हमारे देश की संस्कृति को तो मत हटाओ। कॉन्वेंट स्कूल माफ करना हमारे देश की संस्कृति पर नहीं चलता। हमारा देश का जो ओरिजिनल सिस्टम था वो मैं आपको आज बताने आया हूं। मैं आज स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होने चाहिए। अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं आपको बताऊं, मैं कई बार बोल चुका हूं और आज मैं फिर बोलने आया हूं क्या, बिकॉज अभी धीरे धीरे बदलाव होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सबसे पहले अगर आपको अपना एजुकेशन सिस्टम को बदलिए साहब। गुरुकुल सिस्टम हमारे यहाँ का सबसे पहला ऋषि मुनियों से निकला हुआ सिस्टम था। उस जमाने में 9 लाख गुरुकुल थे। कहते हैं कि लॉर्ड मैकॉले ने 7 लाख गुरुकुल को जला दिए। उसने कहा था कि यहाँ पर 6ठी क्लास में से इंग्लिश डाल दो, और इंग्लिश डालने से धीरे धीरे हमारे यहाँ पर लोगों को ये लगा कि कॉन्वेंट स्कूल पढ़ेंगे तो अब्रॉड में काम मिलेगा, कॉन्वेंट स्कूल पढ़ेंगे तो हमको पूरे वर्ल्ड का साइंस समझ में आएगा। गलत है, उसको बदलने की आवश्यकता है। मैं गुरुकुल के फायदे गिनाना चाहूंगा आपको।
मैं क्यों बोलता हूं कि गुरुकुल सिस्टम को आज के एजुकेशन में डालना चाहिए, उसके मैं फायदे गिनाना चाहता हूं। गुरुकुल में बच्चा 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में सक्षम हो जाता है, स्वावलंबी हो जाता है। उसको उसको टोकरी बुनना भी आता है, उसको कारपेंटरी भी आता है, उसको उसको दुनिया भर के सिलाई करना आता है उसको। जो हमारे आज के ग्रेजुएट लोगों को किसी को कुछ नहीं आता, उनको सिर्फ वो वर्ड्स याद है जो किताबों में पढ़े हैं। वो लोग उसको अक्षरक्ष लिख देते हैं पेपरों में, 90% मिल जाता है, 80%, 60%, 40%। मेरे जैसा आदमी 27वां नंबर भी रह चुका है। लेकिन साहब क्या फायदा हुआ है उस नॉलेज को, जो जिसके अंदर हम ऐसी ऐसी चीजें सिखाते हैं जिसका जिंदगी में आगे कुछ काम नहीं है। ऐसे ऐसे हमको फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। ठीक है, आप इंजीनियर बन गए, आप साइंटिस्ट बन गए तो काम आएगा, लेकिन हर आदमी साइंटिस्ट नहीं बनता। तो एक ऐसी कॉमन चीज बनाइए ना जिसकी आपको जरूरत नहीं है, मत पढ़ाइए साहब। गुरुकुल सिस्टम को सीखिए, उनको वो लोग अपने सिस्टम पढ़ाई में, मैं कई गुरुकुल के लोगों से मिला हूँ। मेरा योगा टीचर भी गुरुकुल से निकले हैं। वो बताते सर सुबह सुबह उठ जाते हैं हम लोग 6 बजे, सर हम यज्ञ करते हैं, उसके बाद नहा धोकर हम लोगों को क्लासेस लगती है, योगा सिखाया जाता है, फिर उसके बाद में हम खाना खाते हैं, उसके बाद में हमको सिखाया जाता है, उसके बाद में हमको स्किल सिखाया जाता है, और उसके बाद पूरा दिन वो चीज़ से आज जब 13-14 साल का एक आदमी गुरुकुल सीख कर बड़ा हुआ है, वो आदमी डबल ग्रेजुएट से भी ज़्यादा स्मार्ट होगा। उसका एक बिजनेस बंद होगा तो दूसरा बिजनेस उसके पास खुलने का उसको मालूम होगा। आज के लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि मैं क्या करूं, बीकॉम ग्रेजुएशन के बाद कहाँ जाऊं, कोई बताता नहीं उनको। लोग फादर बोलता है मैं डॉक्टर हूं, तू डॉक्टर बन, दैट्स ऑल। बट गुरुकुल सिस्टम से सीखिए, आप एजुकेशन सिस्टम को टोटली रिवैम्प कर दीजिए। वहाँ की, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पूरे के पूरे क्लासेस को आप पेड़ के सामने बच्चों को बिठा कर करो, बट गुरुकुल के फायदे उठाइए साहब। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो मेरी दिली तमन्ना है कि मैं भीष्म गुरुकुल खोलना चाहता हूँ, वो भी अयोध्या में। शुरुआत भी हुई थी पर अभी वो रुका पड़ा है, पर मेरा ये मानना है कि देश भर में गुरुकुल खुल जाने चाहिए, ताकि लोगों को भी। और ये गलत बात है कि अगर हम गुरुकुल में सीखते हैं तो हम वर्ल्ड के साथ नहीं चलेंगे। नहीं साहब, हमारा साइंस भी लिखा गया है, हमारी प्लेन बनाने की, शुश्रूषा की, इवन हॉस्पिटल की भी चीज़ें गुरु ने, संतों ने लिख के रखी हुई हैं। हवाई जहाज़ कैसे बना है वो भी लिखा पड़ा है। हम उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि संस्कृत हमारी जो है वो हम समझते हैं पंडितों की भाषा है। वो सिर्फ आएगा और पूजा कराएगा, चलिए बैठ जाइए, करिए, ओम आइं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा डाल दीजिए, हम लोग याद कर लेते हैं ओम आइं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा, या कोई और तरह का मंत्र, गायत्री का मंत्र, और हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। हम संस्कृत को नहीं सीखते साहब। मेरी सेकंड नीड जो है कि जिस तरह से लॉर्ड मैकॉले ने 6ठी क्लास में इंट्रोड्यूस किया था अंग्रेजी लैंग्वेज, आप अपने स्कूल के सब लोगों के पास 6ठी लैंग्वेज में, 6ठी क्लास में संस्कृत ऐड करिए, साथ में गीता सिखाइए। गीता देश जीवन जीने का एक सही तरीका है जो हर बच्चे को बचपन से मालूम होना चाहिए। हम कब मालूम करते हैं? जब हम संन्यास आश्रम में पहुंचते हैं और गीता पढ़ना शुरू कर देते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं। साहब सीखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। हमको इसीलिए नहीं पता कि हमको श्लोकों का ट्रांसलेशन नहीं मालूम। ये अलग बात है कि लोगों ने ट्रांसलेट किए हैं, लेकिन साहब अगर आपको संस्कृत आएगी, आपको लाखों ऐसी पांडुलिपियाँ मिलेंगी जो आज तक उसको डिकोड नहीं किया है। जर्मनी वालों ने उसको डिकोड करवा के, यहाँ के, आपको पता है संस्कृत के कॉलेजेस हैं वहां पर, विदेशों में। यहां नहीं है, यहां है तो बहुत कम है। और वहां से स्कॉलर होकर लोग साइंटिस्ट बन के दवाइयां बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर हमारे पांडुलिपि में दवाइयां लिखी गई हैं कि आप आयुर्वेद में जड़ी बूटियों को बना के क्या कर सकते हैं साहब, वो यूज करते हैं। हम मूर्ख हैं साहब। मैं अपने आप को मूर्ख बोलूंगा कि मेरी खुद की संस्कृति, मेरी खुद के नॉलेज को मैं यूज नहीं करता हूं, फॉरेन की कंट्री यूज कर रही है। शर्म आनी चाहिए हमको अपने आप पर। इसलिए मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहूंगा कि संस्कृत को लागू कीजिए, गुरुकुल की अच्छी बातें लीजिए, गीता पढ़ाइए 6ठी से, और धीरे धीरे सिलेबस को
ये भूल जाइए, अपोजिशन पार्टी से लेकर जितने भी लोग हैं वो सब देश के फेवर में नहीं है। उनका काम है सिर्फ कि इस सरकार को हटाकर हमारी सरकार आनी चाहिए। आओ हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिला के वो लोग हराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं सोचता कि वो लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं। काम के बारे में कुछ नहीं, तानाशाही है, हटाओ इसको, हम आएंगे। अरे तुम आओगे तो तुम करोगे क्या, बताओ तो सही। आपके पास कोई ऐसी कोई प्लानिंग है जो मैं बोल रहा हूँ? किसी के पास नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को टोटली रिवैम्प कर देना चाहिए। आपने सिलेबस में धीरे धीरे आप हमारे महान क्रांतिकारियों के चैप्टर्स डालिए, झांसी की रानी के चैप्टर डालिए, चंद्रशेखर आज़ाद के चैप्टर डालिए, आप भगत सिंह के चैप्टर डालिए, राजगुरु के चैप्टर डालिए, आप सुखदेव के डालिए, आप अशफाक उल्लाह खान की डालिए, आप सारे जितने भी क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के वो फांसी पर चढ़ गए हंसते हंसते और देश की आज़ादी के लिए, उसके लिए हमारे पास इतना भी मन में इज्जत नहीं है कि हम बच्चों को बताएं। ब्रिटिश सरकार ने उनको आतंकवाद बना दिया था। आतंकवादी हैं, मारो पकड़ो, कोर्ट में केस में करो, लड़ा दो। माफ़ करना, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो सरकार बनी है उन्होंने भी उनको आतंकवादी दर्जा देकर रखा हुआ है, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग जय हिंद अभियान में यही बात कर लड़ रहे हैं। उनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया गया अभी तक, इसलिए उनके परिवार वालों को पेंशन भी नहीं मिलता। ये नाइंसाफ़ी बहुत बड़ी है, जिसके लिए हम अलग से फाइट कर रहे हैं। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने उन्होंने शहीद का दर्जा नहीं दिया, तो अब भारत सरकार इंडिपेंडेंस होने के बाद में भी उसी लीक पर चल रही है कि ये लोगों को कभी भी शहीद नहीं बोला गया है। इसको बदलने की आवश्यकता है। आज के युवा को बताने की आवश्यकता है कि हमारे देश की आज़ादी में इन सारे क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान था। जानिए, इंस्पायर होइए। कौन चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं सीख सकता? कौन भगत सिंह से नहीं सीख सकता? देशभक्ति अगर सीखनी है तो इन क्रांतिकारियों से सीखिए। वो तब होगा जब 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे इनके नाम पर। और निकाल दीजिए ये सारे के सारे चैप्टर्स जो ब्रिटिश ने डाले हैं, मुगलों के चैप्टर्स जो मुगलों के कैरी फॉरवर्ड किए, हटा दीजिए साहब। बहुत कुछ लूटा है आप लोगों ने हमको। अभी हम आपका नाम नहीं सुनना चाहते। अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां, औरंगज़ेब, हो गया साहब, बहुत हो गया। आपने हमको, हमारे देश में राज किया है, लूटा है। हम नहीं चाहेंगे कि हम अपनी मेमोरी में उसको रखें। शालीनता, इसमें क्या 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 गलत है? इजराइल ने रातों रात में पूरे के पूरे अंग्रेजी किताबें जला डाली थी क्योंकि वहां के लोगों को हिब्रू नहीं आती थी। कहीं हमने आज तक सोचा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए तो आगे बढ़ाओ? हम आपस में लड़ते रहते हैं। साउथ बोलता है हम हिंदी को नहीं आने देंगे, उधर ईस्ट में बोलती है हम आने नहीं देंगे, हम नहीं करें। अरे साहब, आप देश चला रहे हो ना, आप कोई साउथ ईस्ट वेस्ट तो नहीं चला रहे हो ना। वल्लभ भाई पटेल ने आपको पूरा का पूरा सार्वभौमिक राष्ट्र बनाया है। एक सिलेबस रखिए पूरे देश के लिए। ये मेरा सलाह नंबर 2 है कि पूरे देश में एक ही सिलेबस चलना चाहिए। अगर किसी सिलेबस में एक कविता है तो पूरे देश के सभी स्कूलों में वही कविता सिखाई जानी चाहिए। यह नहीं कि वहां पर अपने हिसाब से सिलेबस, वहां अपने हिसाब से सिलेबस, वहां पर उसका मान नहीं, इसमें नहीं, क्योंकि वो हमारे हैं। सब बंद कर दीजिए। अगेन हम लोग वही स्वतंत्रता के पहले के माहौल में जा रहे हैं, जहाँ एक राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा, चौथा राजा अपनी सियासत चलाता था, और जब कोई आक्रमण करता था तो वो उसको हेल्प नहीं करता था, क्योंकि बोलता मेरे पे थोड़ी आक्रमण हुआ। आक्रमण तो अभी सिर्फ पंजाब में हुआ है ना, मेरे पास तो नहीं है, मैं राजस्थान में बैठा हूँ। गलत। जिसको पटेल साहब ने ठीक किया था, फिर हम उसी तरफ जा रहे हैं। मेरा ये सलाह नंबर 2 ये है कि आप क्या करिए, आप हम बोलते हैं वन नेशन वन लॉ। बहुत बड़े पैमाने पर ये बात आगे जा रही है, वन नेशन वन लॉ। दूसरी बात जो अभी निकली है, वन इलेक्शन में, कॉमन इलेक्शन में विधानसभा और कॉरपोरेशन और MP के इलेक्शन एक दिन में हो जाने चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सब इसको भी सोचिए ना, पूरा देश का बच्चा एक ही चीज पढ़े साहब, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम पंजाबी, गुजराती, मराठी, महाराष्ट्रियन, तमिलनाडु के रहने वाले, हम साउथ इंडियंस नहीं हैं। हम जो हैं वो उसमें कोई फेक नहीं। हम भारतीय हैं, हम इंडिया हैं। जैसे अमेरिका है। अमेरिका में अगर एजुकेशन सिस्टम है तो पूरे अमेरिका में सेम होता है ना। इंग्लैंड में, अगर UK में जब कोई एजुकेशन सिस्टम है तो सबके लिए सेम होता है। हम हिंदुस्तान में इस सिस्टम को लाइए सर, बदलाव कीजिए। एजुकेशन सिस्टम डिपार्टमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड मेक वन सिलेबस
फॉर द होल इंडिया। वन नेशन वन सिलेबस। अगर 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 नॉर्थ में बैठा हुआ अगर कोई एक 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 महापुरुष के बारे में पढ़ता है, या कोई फैक्ट पढ़ता है, या कोई कविता पढ़ता है, या किसी के बारे में दिखता है, पढ़ता है, भूगोल पढ़ता है, वो नीचे साउथ में बैठा वाला भी वही पढ़ना चाहिए। ईस्ट में बैठा भी बंगाली में वही पढ़ना चाहिए, गुजराती में वही पढ़ना चाहिए, महाराष्ट्र में वही पढ़ना चाहिए। तब जाकर हम कह सकेंगे कि हमारा भारत अखंड भारत है, एक भारत है, एकता है हमारे अंदर। इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से बहुत कुछ बट गया है। नंबर 2 लाइए, एक तो संस्कृत और गुरुकुल के सिस्टम लाइए, आप गीता पढ़ाइए। नंबर 2 पूरे देश भर में एक सिलेबस बनाइए, बैठना चाहिए बड़े लेवल पर। चलिए क्या क्या हमारे देश के लोगों के लिए कौन सा नॉलेज अच्छा है, क्योंकि ये नॉलेज है जो उनका फाउंडेशन बनाता है। एक बच्चे का स्कूल एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर वो अपनी जिंदगी की इमारत को खड़ी करता है। स्कूल वो फाउंडेशन है जो हमारे दिमाग को तैयार करता है आने वाले दिनों से लड़ने, जूझने और सामना करने के लिए। वो एजुकेशन स्कूल है। स्कूल से हमारा दिमाग जो खाली होता है, मस्तिष्क बच्चों का, वो भरा जाता है। जो नॉलेज वहां आएगा उसके आगे उसको वो फायदा मिलेगा। सो मेक दैट थिंग पॉसिबल। वही सिखाइए जो बच्चों के विकास के लिए अच्छा है। दुनिया भर की विदेशी बातें मत डालिए। ये प्रूव करिए कि हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊपर था, है और रहेगा। विश्व गुरु बनाने की बात हम बार बार करते हैं, तो सर विश्व गुरु बनिए ना। क्यों हम अंग्रेजी पर डिपेंड करते हैं? मैं अंग्रेजी को नहीं चाहता हूं, बट मेक इट अ सेकेंड लैंग्वेज। पहली लैंग्वेज एक होनी चाहिए। अगेन पॉइंट नंबर 3 में मैं ये आ रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 में आप एक भाषा चूज कीजिए, एक भाषा जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले। कंपल्सरीली इंसान को सीखना पड़ेगा। अगर कहीं से विरोध आता है तो उस विरोध को कुचल डालो साहब। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपकी पार्टी देश को शासन कर रही है। अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी कहती है कि हम नहीं मानेंगे, तो सर उसको कुचलिए। ये हमारे देश के दुश्मन में मानूंगा जो हमारी प्रगति, हमारी अच्छी बातों को, हमारे संस्कार का विरोध करती हैं, एकता नहीं होने देती। आप लेकर आइए कि आप जो हैं वो एक लैंग्वेज को करेंगे। और मैं आज फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूं कि अगर आप, हमारे पास कितनी लैंग्वेज है, दर्जनों लैंग्वेज है हमारे। आसाम में अलग, गुजरात में अलग, महाराष्ट्र में अलग, उड़ीसा में अलग, कश्मीर में अलग, तमिलनाडु में अलग, केरला में अलग, सबके अंदर अपनी अपनी भाषा है। पर साहब अगर ये भाषा सब अलग अलग रहेंगे तो आपस में नहीं मिल पाएंगे। एक कॉमन भाषा रखिए। माफ करना, गलती से उसको अंग्रेजी बना दिया गया है। बोलते हैं जिसको अंग्रेजी आएगी वो प्रगति कर पाएगा, वो फॉरेन की भी किताबें पढ़ पाएगा। अच्छी बात मैंने कल परसों पढ़ी है कि शायद हिमाचल में या पता नहीं उत्तराखंड में या पता नहीं कहाँ पर वो लोग अभी इंजीनियरिंग हिंदी में सिखा रहे हैं। हिंदी में इंजीनियरिंग कभी किसी ने सोचा नहीं था। मेडिकल साइंस भी पढ़ते हैं हम लोग, इंग्लिश पढ़ते हैं, किसी को समझ में नहीं आता, बोरिंग होता है। आप हिंदी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसी की शुरुआत कीजिए। पूरे देश भर में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दीजिए। हर आदमी को हिंदी जानना जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि अपनी मातृभाषा को भूल जाओ। आपकी मातृभाषा, आप गुजराती हैं तो गुजराती में बात कीजिए, बट आपको हिंदी आना चाहिए। आप तमिलनाडु के हैं, आप केरला के हैं, आप चेन्नई में रह रहे हैं, आपकी तमिल लैंग्वेज है, आपकी तेलुगु है, मलयालम है, आप वो जानिए, उसमें फिल्में भी बनाइए। लेकिन हर बच्चे को, आने वाले बच्चे को, अब बड़े लोगों का तो दिमाग भर चुका है, वो तो विरोध करेंगे। आने वाले बच्चों के सिलेबस में हिंदी इज द लैंग्वेज विच इज शुड बी मेड नॉट ऑप्शनल बट कंपल्सरी। उस लैंग्वेज में हर आदमी को सीखना जरूरी है, क्योंकि वो आपके देश को जोड़ने का काम करेगी। मैं हिंदी क्यों बोल रहा हूँ? फिल्मों ने भी हिंदी को पॉपुलर किया है। हिंदी फिल्में नॉर्थ में चलती हैं, साउथ में चलती हैं, ईस्ट में चलती है, वेस्ट में चलती हैं। हर आदमी को हिंदी का नॉलेज है। भले गाँव में शायद नहीं होगा, जहाँ हिंदी फिल्में शायद नहीं गई हैं, बट साहब एक लैंग्वेज होने से वहाँ के भी व्यापारी को वहाँ पर व्यापार करने में आसानी होगी, यहाँ के व्यापारी को वहाँ व्यापार करने की आसानी होगी। क्योंकि जब दो व्यापारी मिलेंगे तो उनको एक कॉमन लैंग्वेज मालूम होगा जो हिंदी है। माफ़ करना, आज गाँव का बच्चा या इवन बड़ा
जब वो किसी में जॉब मांगने जाता है और किसी के सामने बैठता है तो वो बोल नहीं पाता, सर माय नेम इज दिस एंड सर आई वुड लाइक टू वर्क इन योर फैक्ट्री और इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव लर्न दिस। उसको इंग्लिश नहीं आती साहब। हर आदमी इंग्लिश नहीं सीखा होता गांव वाला। वो आदमी हिचकिचाता है, बोलने में हिचकिचाता है, और उसको आगे बढ़ने के चांस जो बाबू लोगों ने, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ाते हैं, वो बच्चे उनके सामने आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश आती है। साहब ये आप बोलेंगे ये फैक्ट है, मैं बोलूँगा लेकिन ये हमारी भाषा नहीं है, विदेशी भाषा है साहब। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? विदेशों ने हम पर लूट किया है, मार किया है, हमारे पर राज किया है 200 साल तक। आप उसके लैंग्वेज को अभी भी अपने दिल में बिसा के बैठे हुए। सीखिए इजराइल से, जिसने एक रात में सारी की सारी अंग्रेजी किताबों को जला डाला, इसीलिए कि वहां के लोगों के 65-80% को हिब्रू नहीं आती थी, और वहां के प्रेसिडेंट ने कहा था कि सारी किताबों को जमा करो और जला डालो, और जो बंदा हिब्रू नहीं सीखेगा 6 महीने के अंदर, उसका राशन बंद कर दो, उसकी फैसिलिटीज बंद कर दो। हमारा हिंदुस्तान क्यों नहीं करता वो सब? इजराइल तो इतना है, हम तो इतने बड़े हैं, 140 करोड़ हैं, फिर भी वो उसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो हमारे अंदर नहीं होता। हमको शर्म आनी चाहिए। हमारे अंदर देशभक्ति नहीं है क्या? इसलिए मैं नंबर 3 ऐड करूंगा कि आप हिंदी एक लैंग्वेज को आप राष्ट्रभाषा बनाइए। दुनिया पूरे भूल जाइए फॉरेन को साहब। फॉरेन क्या होता है साहब? ग्लोबल प्रोग्रेस क्या होती है साहब? पहले लोकल प्रोग्रेस कीजिए, पहले इंडिया को सबल बनाइए, इंडिया को सुखी बनाइए, इंडिया को गरीबी से निकाल के अमीर बनाइए, लोगों को उनका जीवन का स्तर उठाइए। फिर बात कीजिए अमेरिका की, रशिया की, जर्मनी की, फ्रांस की और ये सारी यूके की कि हम उनसे साथ काम करेंगे, उनके आदमी यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, उनको नौकरी मिलेगी। साहब इससे बढ़कर ये अच्छी लगती है, लेकिन साहब ये चीज़ हमारे देश के साथ नहीं जाती, देशभक्ति के साथ नहीं जाती। आप यहाँ पर ही फैक्ट्रियां बनाइए, खुद ही काम दीजिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ पर इतनी फैक्ट्रियां बनानी चाहिए कि वहाँ के कोई भी आदमी बंदा बंबई आकर नौकरी मत ढूंढे। अपने परिवार वालों को छोड़ कर आता है, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ कर आता है, वो यहाँ पर काम करता है, साल में एक बार वापस जाता है। ये कॉमन बात है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार से हो। क्यों नहीं वहां पर उन लोगों को रोजगार का चांस देते हो? कोई बंदा मुंबई में इसीलिए नहीं आता कि मुंबई जो है वो ग्लैमरस है, एक्टरों से भरी हुई है। वो बेचारा काम करने के लिए आता है। कोई पिता अपने बच्चे को नहीं भेजेगा। वो इसलिए आते हैं कि उनके वहां पर रोजगार का अवसर नहीं दिया। 14 साल लालू साहब ने राज किया, लेकिन साहब नहीं बने वहां पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसा करिए कि आप एक लैंग्वेज बनाइए और एक लैंग्वेज का फायदा पूरे देश भर को उठाने दीजिए, चेंज कर दीजिए। मैं आज आया हूं बोलने के लिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदला जाए। नंबर 1, गुरुकुल सिस्टम को लेकर आइए। जरूरी नहीं कि आप किसी पेड़ के नीचे बैठकर स्टूडेंट्स को सिखाएं, जैसे उस जमाने में राम के टाइम पे भी ये होता था, कृष्ण के टाइम पे भी ये होता था, विश्वामित्र होते थे, वशिष्ठ मुनि होते थे, वो सब सिखाते थे बैठकर पेड़ के सामने और बैठते थे। आज हम क्लासरूम में भी बैठे तो भी हम गुरुकुल की के मापदंड को, उनके नॉलेज को, उनके सिखाने के तरीके को लाइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ बंद कमरे में भी वो एजुकेशन लाया जा सकता है। हो सके तो गुरुकुल बनाइए, जो मैं बनाना चाहता हूँ। पूरे देश में मैं चाहता हूँ कि इतने गुरुकुल बन जाएं कि ताकि बड़े बड़े घर के लोग भी सोचें कि मेरा बच्चा यहाँ पर ज़्यादा शिक्षित हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, गीता पढ़ाइए 6ठी से। पॉइंट नंबर 3, आप संस्कृत सिखाना शुरू कीजिए, अनिवार्य कर दीजिए उनको 3री क्लास से, 4थी क्लास से, मे भी 5वीं क्लास से। और जो दूसरा सिस्टम जो मैं बोल रहा हूँ, आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाइए और इम्प्लीमेंट कीजिए। ये आपस के झगड़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक लैंग्वेज चाहिए। अगर कोई और लैंग्वेज अगर आप वो करती है, अपने आप को चैलेंज करती है कि सर हाँ हमारी लैंग्वेज पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकती, साहब उनको बोलिए प्रूव करके बताइए। हिंदी से ज़्यादा और कोई लैंग्वेज नहीं जो स्प्रेड हो चुकी है।
यूज़ दैट। मकसद किसी को छोटा बड़ा करने की नहीं है। हम साउथ वालों को ये नहीं बोलते कि हमारी हिंदी आपसे बड़ी है। हम न नॉर्थ को, न ईस्ट को, न वेस्ट को बोलते हैं कि पंजाबी से ज़्यादा हिंदी अच्छी है, क्योंकि हिंदी इज़ अ कॉमन लैंग्वेज जिसने सालों से फिल्मों के माध्यम से पूरे देश को एक करके रखा है। उसका फ़ायदा उठा के एजुकेशन में सभी को कंपल्सरी हिंदी सिखाइए, ताकि फ्लो ऑफ व्यापार पूरे देश में अच्छा होगा। और लास्ट पॉइंट जो मैंने ऐड किया है, ग्लोबल प्रोग्रेस भूल जाइए साहब, ग्लोबल प्रोग्रेस भूल जाइए। आप लोकल प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए। इंडिया को इतना सक्षम बनाई है कि कोई भी आदमी जाके कहीं कंट्री में एनआरआई बनकर रहने की ना सोचे, क्योंकि हिंदुस्तान उसको दे रहा है। माफ़ करना, आज भी अच्छा होते की बात, उनकी लाइफ बहुत सुधर गई होगी वहाँ पर। एनआरआई की जितने सब जगह बसे पड़े, पर साहब अभी भी अंदर से आप किसी को पूछो, दे आर ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन। अगर वो यहाँ नहीं रहते तो उसमें वो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ उनको वो सुविधा नहीं मिली थी, इसलिए वो वहाँ चले गए पढ़ने को, या वहाँ पर माइग्रेट हो गए, वहाँ पर वीज़ा लिया, वहाँ के नागरिक बन गए, उनको जो फैसिलिटी मिलती है। लेकिन साहब, फैसिलिटी इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। आपकी देशभक्ति पहले होनी चाहिए, लेकिन देशभक्ति तब होगी जब सरकार पब्लिक भक्ति दिखाएगी। हम देशभक्ति की बात करते हैं, पर सरकार को नहीं बोलते सर आप पब्लिक भक्ति भी तो कीजिए, आप हमारे लिए भी तो काम करिए, हमको प्रूव करिए, हमको स्टेबल करिए। जैसे मैं कहता हूँ, जम्मू कश्मीर में आप लोगों को स्थापित कर दीजिए, और उनको कहिए कि आपको किसी माई के लाल की ताकत देके बंदूकें मारेगा। आपको वो करना जरूरी है, तब जाकर लोग रहेंगे। तभी मैं बोलता हूँ कि हमारे देश को पहले लोकल को इतना स्ट्रांग बनाइए। हमारे नेता कहते हैं कि हमारा देश प्रगति पर है, पर मैं कहूँगा कि प्रगति अभी भी हमारे से कोसों दूर है। उस प्रगति की बात कर रहा हूँ मैं, सांस्कृतिक प्रगति की बात कर रहा हूँ मैं, एकता की प्रगति की बात कर रहा हूँ मैं, देशभक्ति की प्रगति की बात कर रहा हूँ मैं डिजिटल प्रोग्रेस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ साहब। एजुकेशन सिस्टम बदलिए, बदलना चाहिए। अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ, आप लोगों उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। और देश को अगर सुधारना चाहते हो तो एजुकेशन को सुधारिए। एजुकेशन ही इंसान को विवेक बुद्धि का स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट पर्सन बनाता है, जो आप दुनिया भर में लोगों पर अपनी बात बोल सकते हो। लेकिन आपको सिस्टम गलत मिला, तो आपको इतिहास गलत मिला, तो आप गलत रास्ते पर जाकर अपने देश का नुकसान कर रहे हो। सो मेक वन नेशन वन सिलेबस। दिस इज द बेस्ट थिंग आई एम ऑफरिंग टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट। पूरे देश में एक ही किताब, एक ही सिलेबस चलाइए। दिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि तब जाकर पूरा देश का सबका नॉलेज सेम होगा। बेंगलोर के लोगों का नॉलेज अलग, बम्बई के लोगों का अलग, दिल्ली के लोगों का अलग। गलत है साहब, हम भारतीय हैं, पहले इंडियन है, अपने आप को भारतीय कहिए। तो तब होगा जब वन नेशन वन सिलेबस होगा। मैं यही कहूँगा, इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपसी मतभेद मिटाइए, आप सरकार और विपक्ष को अपना मतभेद हटाइए, क्योंकि बच्चे उनके भी हैं, बच्चे इनके भी हैं। इनके बच्चों का भी भविष्य है, इनके बच्चों का भी भविष्य है। अपनी छोड़िए, अपने अहंकार को छोड़िए, माय को छोड़िए। देखिए कि हमारे बच्चे आप पर निर्भर करते हैं, आप उनको कौन सा भविष्य दे रहे हो। हम अपने बच्चों के भविष्य को बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं। आप उनको ऐसा करिए कि आने वाला भविष्य बच्चों के लिए सुरक्षित हो जाए। बस मैं यही कहने के लिए आया हूँ आज।